हैं हम और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। दरअसल इस वक्त की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से पहले आपको बता दें, फिर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से और एक बड़ी खबर का। भोपाल से खबर ये कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी है और यहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बातचीत के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पल्स पोलियो अभियान के चलते स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर लौटे और 15 जून तक मांगे पूरी न होने पर हड़ताल करेंगे। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मचारी जुटे और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। और आपको बता दें कि ये आज हड़ताल होनी थी अंबेडकर मैदान में, जहां एक महापंचायत के माध्यम से लगभग 50,000 कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर फैसला लेने वाले थे कि आगे हड़ताल कितने समय तक चलेगी, क्या आगे स्थिति होगी, इस पर फैसला लिया जाता। लेकिन फिलहाल 15 जून तक के लिए ये हड़ताल टाल दी गई है। 15 जून वो तारीख तय की गई है जब इस पूरे मामले में फैसला होगा कि आगे हड़ताल होगी या नहीं। 15 जून तक आश्वासन मिला है और इस पूरे हड़ताल के स्थगन को लेकर बातचीत करेंगे। रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजना, हड़ताल अभी वापस ले ली गई है? जी आशीष, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कल राजधानी भोपाल में जुटे थे, जिन्होंने महापंचायत करने का ऐलान किया था। और ये महापंचायत का जो ऐलान है उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए किया था। लेकिन जब कल उन्होंने अंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जुटे थे, तभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से उनकी बातचीत हुई थी और इसके बाद आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को लेकर विचार किया जाएगा। और इसी के चलते फिलहाल जो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल है उसको 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसके पीछे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश भर में अभी पल्स पोलियो अभियान चल रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरत है। और इसी वक्त में सभी स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो काम पर लौटे और इसीलिए प्रदेश भर में जो पल्स पोलियो अभियान है उसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो जहां जिनकी जितनी जरूरत है वहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी इस अभियान के पूरा होने तक इंतजार किया जाएगा। 15 जून का जो वक्त दिया है कि क्या उनकी मांगे पूरी की जा रही हैं या फिर मांगे पूरी करने की दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं। अगर कोई आश्वासन लिखित में आदेश उनकी तरफ से विभाग की तरफ से जारी होता है तो हड़ताल आगे नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इस दिशा में कोई काम नहीं होता है तो एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो चुनावों से पहले प्रदेश भर में मोर्चा खोलने की तैयारी को लेकर रणनीति बनाएंगे। आशीष, बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया गया। आज सुबह का ये पूरा मामला, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये हमला हुआ है और ड्रोन से हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। मॉस्को के मेयर ने इस तबाही की जानकारी दी है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग, जिसे कि लगातार जारी हुए लंबा अरसा गुजर चुका है, 2 साल से ज्यादा का वक्त इस जंग को हो चुका है। रूस की राजधानी में आज सुबह ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, दरअसल मॉस्को के मेयर ने इसकी जानकारी दी है और ये आज सुबह हमला किया गया। शैलेंद्र वांगो हमारे सहयोगी नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है मॉस्को पर हमले के मामले को लेकर? मिल रही है फिलहाल मॉस्को से। बताया जा रहा है कि आज सुबह लोकल टाइम मॉस्को अर्ली मॉर्निंग में ये अटैक हुआ है और 2 से 3 ये ड्रोन थे जिन्होंने अलग अलग बिल्डिंग पर अटैक किया है। हालांकि इसमें किसी भी सीवियर डैमेज की रिपोर्ट नहीं है और जो मेयर है मॉस्को के, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई इसमें जख्मी भी नहीं हुआ है। और ये पहली बार नहीं है, आपको याद दिला दें, इससे पहले 3 मई को भी क्रेमलिन में, जो कि पुतिन का जो घर है, वहां पर भी ऐसे ही दो बार ड्रोन अटैक हुआ था। हालांकि इस पे आरोप यूक्रेन पे लगाया गया था, लेकिन इस बार जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि मॉस्को जैसे शहर में
इस तरह से ड्रोन अटैक होना, और हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये दो जो ड्रोन है, ये एक जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे टकरा है साउथ वेस्ट मॉस्को में, और दूसरा जो है वो 24 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक एरिया सेम एरिया में, वहां पर जाके ये टकराया है। और एक ड्रोन की जो तस्वीरें आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज किया गया है। तो ये 2 से 3 ड्रोन हो सकते हैं, हालांकि अभी डेवलपिंग सिचुएशन है, इस पे अभी और जानकारी आना बाकी। लेकिन शैलेंद्र, ये यूक्रेन की तरफ से कदम नहीं उठाया गया हो सकता क्या? इसके बारे में कोई मॉस्को मेयर की तरफ से बात कही गई हो, चूंकि युद्ध दोनों देशों के बीच है, तनातनी है इस वक्त? देखिए, आपको याद दिलाते हैं कि 3 मई को भी ऐसी ही फुटेज सामने आई थी जहां पर रात को क्रेमलिन में ये ऐसे ही हमले हुए थे और दोनों ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया गया था। उसमें किसी डैमेज होने की कहा रिपोर्ट नहीं आई थी, और हालांकि उस वक्त जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन है वो भी उस वक्त वहां क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। लेकिन उस वक्त सीधे तौर पर रशिया ने आरोप लगाया था यूक्रेन पे, और ये कहा था कि यूक्रेन की तरफ से आतंकी साजिश की गई थी। हालांकि यूक्रेन ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था, और खुद जो ज़ेलेंस्की है उनकी तरफ से भी सामने बयान आया था कि उनका जो देश है वो ऐसे हमले नहीं करता है। लेकिन इस हमले को लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं है कि इसके पीछे कौन सा गुट है या यूक्रेन के इसके पीछे हाथ है या नहीं। इसको लेकर अब तक रूस की तरफ से भी दावा नहीं किया गया है। कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हुई हैं और कोई हताहत नहीं हुआ, खाली बिल्डिंग्स थी शैलेंद्र। देखिए, जहां पर ये ड्रोन टकराए हैं ये बिल्डिंग के आउटर जो फैकेट होता है, जो बाहर वाला जो एरिया है बिल्डिंग का, वहां जाके टकराया है। बिल्डिंग के अंदर लोग रहे होंगे, लेकिन जो मेयर की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है सेर्गेई सोबियानिन की तरफ से, उनका ये कहना है कि इसमें किसी मेजर डैमेज की भी खबर नहीं है और किसी के सीरियसली हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि अभी सभी इमरजेंसी सर्विसेज जो मॉस्को में है वो अलर्ट हो चुकी हैं, वो मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन इसके बाद अभी ये हमले खत्म हुए नहीं हुए हैं या इसके अलावा भी और भी अटैक्स हो सकते हैं, इसके लिए अभी क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा कुछ संभावना तो है इस बात की, क्योंकि 2 से 3 ड्रोन आज सुबह इस तरह से उन्होंने अटैक किया है मॉस्को में। और अहम बात यह है कि ये रूस के किसी और शहर में नहीं बल्कि मॉस्को जो राजधानी है रशिया की, वहां पर ये हमला हुआ। इससे चिंताएं जो है बढ़ जाती है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि ड्रोन हमलों के पीछे किसका हाथ है, और हालांकि जो ये ड्रोन हैं ये बड़े साइज के हैं और माना जा रहा है कि ये दूर से ऑपरेट किए गए होंगे। लेकिन अब इस पे आगे की जो जानकारी है उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ज्यादा माइनर डैमेजेस हुई हैं मॉस्को के कुछ एक बिल्डिंग के आसपास। जी बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि ये मॉस्को है और मॉस्को में कई विदेशी दूतावास भी, हालांकि युद्ध के बाद से लगभग सभी जो दूतावास हैं वो उतने सक्रिय नहीं हैं। कई दूतावासों में वहाँ के राजदूत राजनयिक नहीं भी हैं, ऐसा भी बीच बीच में खबरें आ रही थी। लेकिन जो ये ड्रोन है, ड्रोन से हमला करना और ड्रोन टकरा करके डैमेज करने का प्रयास, कोई गोलीबारी, कोई बम्बार्डिंग, इस तरह की जानकारी? नहीं, बिल्कुल नहीं, गोलीबारी की जानकारी नहीं है। देखिए, इससे पहले भी जो ड्रोन अटैक पहले भी होते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं ताकि इसमें जो हमला करने वाला है वो ना पकड़ा जाए, इसलिए ड्रोन के जरिए हमले किए जाते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहा जाता है, यूएवी, उसके जरिए ये हमले किए जाते हैं। क्रेमलिन में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था 3 मई को, इसी महीने की शुरुआत में, और इस बार भी हम देख पा रहे हैं कि ये ड्रोन हमले जो है इनके टारगेट क्या है ये सब साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जहां पर दोनों ड्रोन टकराए हैं वो दोनों रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, वहां पर लोग रहते हैं। तो ऐसे में किसी सरकारी बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया गया है, तब तक ये साफ नहीं है कि मकसद इसके पीछे क्या है। बिल्कुल। मैं एक लाइन में आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा शैलेंद्र, क्या ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ये इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से युद्ध चल रहा है और बहुत से फैक्शन हैं रशिया में जो यूक्रेन के समर्थन में है, और ऐसे बहुत से गुट हैं उस इलाके में जो कि रूस और यूक्रेन का जो बॉर्डर जहां पर मिलता है, खासतौर से बेलारूस के आसपास में, तो वहां पर ऐसे गुट हैं जो इस तरह के हमले को अंजाम देते थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि यूक्रेन इसके पीछे है या नहीं, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि रूस इसके लिए भी यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू एडिटर है नेशनल के, हमारे साथ जुड़ रहे थे, और जिनका ये कहना है कि इस पूरे हमले को यूक्रेन ने किया, ऐसा कोई दावा नहीं है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, चूंकि रूस की तरफ से अभी जो बातें कही गई हैं उसमें सिर्फ ड्रोन से तबाही की बात कही गई है। किसने हमला किया, कैसे किया, क्या इसके पीछे कारण है, ये अभी कोई आधिकारिक डिटेल ना तो यूक्रेन की तरफ से दी गई है, ना ही रूस मॉस्को की तरफ से दी गई है। इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, जानकारी देंगे।
और वापस लौटते अपनी खबरों पर। अंबिकापुर से बड़ी खबर। दरअसल पानी से भरे गड्ढे में 2 मासूम बच्चों के गिर जाने के बाद एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। दूसरे बच्चे को सुरक्षित समय पर निकाल लिया गया था। दरअसल सौर ऊर्जा का खंभा लगाने के लिए यह गड्ढा खोदा गया था और इस गड्ढे में पानी भरा हुआ था और वहीं पास में खेल रहे बच्चे इस गड्ढे में गिर गए। ठेकेदार की लापरवाही इसमें सामने आई है। ग्राम रनपुर खुर्द का यह पूरा मामला है। एक परिवार ने अपने मासूम को खो दिया। ठेकेदार की लापरवाही इसके पीछे कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है और लापरवाही ठेकेदार की अब तक मानी जा रही है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, डबरापारा में रात से ट्रैफिक ब्लॉक है। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम हो रहा है और दोपहर 3 बजे तक ये ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। NH 53 पर यह फ्लाईओवर का काम चल रहा है और 3 बजे तक ट्रैफिक का रूट जो है वो डाइवर्ट किया गया है। डबरापारा में रात से ट्रैफिक ब्लॉक है। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइप बिछाने का काम चल रहा है और दोपहर 3 बजे तक ये ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। NH 53 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। दरअसल डबरापारा में रात से ट्रैफिक ब्लॉक है। और बढ़ते आगे गरियाबंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें। मनरेगा मजदूरों का हंगामा। दरअसल मेट और रोजगार सहायक के खिलाफ मोर्चा खोला गया। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बोरसी की यह घटना है। एक समान काम न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है और एक समान काम एक समान मजदूरी ये मांग है और इन मांगों को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है, आक्रोश है और समानता का अधिकार ये ग्रामीण मांग रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। गरियाबंद से ये तस्वीरें सामने आई और आपको बता दें कि यहां पर इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेट और रोजगार सहायक के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। मजदूरों ने हंगामा अपनी आवाज उठाने के लिए किया। दरअसल फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम बोरसी का ये पूरा मामला। एक समान काम एक समान मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है, ऐसी उनकी मांग है और इसके लिए सभी लामबंद हुए, एक साथ इकट्ठा होकर वहां आवाज बुलंद कर रहे हैं। गरियाबंद से तस्वीरें सामने आई। और गरियाबंद में ग्रामीण नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम करेंगे। दरअसल राजिम के तर्रा गांव के ग्रामीण चक्का जाम करने की तैयारी में है। नेशनल हाईवे से गांव तक पक्की सड़क बनाए जाने की ये मांग कर रहे हैं। 11 बजे के करीब नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की इनकी तैयारी है और नेशनल हाईवे से गांव तक पक्की सड़क बनाने की ये मांग कर रहे हैं। 11 बजे के करीब नेशनल हाईवे पर उतरकर सड़क को जाम करने का इनका कार्यक्रम है। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130C जाम करने की बात कही है। दरअसल नेशनल हाईवे से गांव तक आने वाली जो सड़क है उसकी बहुत बुरी हालत है और उसे पक्का किए जाने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी ग्रामीण। और सूरजपुर से बड़ी खबर। निर्माणाधीन विद्युत लाइन विस्तार क्षेत्र से चोरी। करीब 7 क्विंटल लोहे के पार्ट्स यहां से चोरी किए गए। बसदेई पुलिस चौकी इलाके का यह पूरा मामला। पुलिस जांच कर रही है और 7 क्विंटल लोहा यहां से चोरी हुआ है। बड़ी चोरी है और बसदेई पुलिस यहां मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 7 क्विंटल चोरी का मतलब है कि बहुत बड़ी ये चोरी है। 7 क्विंटल लोहा यहां से चोरी हुआ है जिसे चोरी करने में भी बहुत समय लगा होगा। सुरक्षा जो साइट की है वो सवालों के घेरे में है। और रायपुर से बड़ी खबर। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने रमन सिंह से 10 सवाल पूछे हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आए इसका दिवा स्वप्न दिखा रहे रमन सिंह और शराबबंदी का वादा कैसे कर रहे जब उन्होंने सरकार में रहते ये नहीं किया। वे विपक्ष में रहकर शराबबंदी की बात क्यों कर रहे हैं? जनता
इसका जवाब चाहती है। सुशीलानंद शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया है। हरमाने के लिए शराबबंदी की बातें कही, ट्वीट किया, भाषण दिया, आप सबको बाइट में बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। तो रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार आने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आप शराबबंदी की बातें किस नैतिकता से कर रहे हैं। आप जब सरकार में थे तो आपने शराब का सरकारीकरण किया। आपके राज्य में शराब का राजस्व 300 से बढ़ के लगभग 5,000 करोड़ गया। आपके राज्य में शराब की दुकानों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई। आपके राज्य में छत्तीसगढ़ जो प्रति व्यक्ति शराब की खपत में गोवा के बाद पहले नंबर में था। तो ऐसे में आप विपक्ष में रहते हुए शराबबंदी। और बात करेंगे ममता, हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं उनसे। ममता, अभी की जो शराब को लेकर जो बयान बड़ा दिया गया है उस पर क्या सियासत जारी है, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था और पिछले चुनाव में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक बड़ा इशू मुद्दा बनाया था शराब खोरी को लेकर कि उस समय अगर हम बात करें, उसके बाद उन्होंने वादा भी किया था कि वो आएंगे तो शराबबंदी की जाएगी। अब बीजेपी ये सवाल करी कि शराबबंदी कब होगी। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है तो शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा हो गया है और जिस तरह से कांग्रेस पहले घेर रही थी उसी तरीके से अब बीजेपी जो है वो घेर रही है। और इसी कड़ी में जब डॉक्टर रमन सिंह ने फिर से एक बार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया तब जो है वो कांग्रेस ने 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पूछा कि डॉक्टर रमन सिंह के राज में जो है वो गोवा के बारे में छत्तीसगढ़ नंबर 1 था। दूसरी बात, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक के जब सरकार में थे और उस समय उन्होंने शराबबंदी क्यों नहीं की। और अब वो अगर ये वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी यानी कि बीजेपी आएगी और अपने लिए कुछ संभावना तलाश रहे हैं तो ऐसे में कैसे हो सकता है जब 15 साल तक की उनकी सरकार रही तो वो शराबबंदी नहीं कर पाए। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि शराब का सरकारीकरण जो हुआ है वो डॉक्टर रमन सिंह के समय में हुआ है। तो अभी किस मुंह से जो है कांग्रेस का ऐसा कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह, सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि वो ये सवाल कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं जिस पॉलिसी पे उस समय बीजेपी जो शराब को लेकर पॉलिसी थी। ऐसे में कांग्रेस शराब को लेकर के जो राजनीति जारी है उसका ही ये एक सीरत कह सकते हैं कि